मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मुकदमा जो है सियासी इंतकामी कार्रवाई की बुनियाद पर बनाए गए हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत का जो एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, उस मौक़िफ़ को रोकने के लिए, दबाने के लिए कोशिश की जा रही है। मैं कभी किसी करप्शन के साथ किसी किस्म की मुफाहमत नहीं करूंगा। कहते हैं कि जमहूरियत खतरे में है, जमहूरियत खतरे में नहीं है, बड़े बड़े डाकू खतरे में है। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज के दिन की जो सबसे बड़ी खबर है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, वो न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में 2 मसाजिद में होने वाली दहशतगर्दी थी, जिस सफाकी के साथ मुसलमानों का खून बहाने को रिपोर्ट किया। और मजाल है कि किसी ने भी जो है वो इसको दहशतगर्दी करार दिया हो। जो दहशतगर्दी करने वाला है, जो दहशतगर्द है, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता रहा शूटर। जो मारे गए उनके लिए विक्टिम्स की जगह जो है वो डेड का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता रहा। इस वाक़े को जो है वो शूटिंग जो है वो करार दिया जाता रहा। ये ना तो पहला वाक़या है और ना ही आखिरी जहां दहशतगर्दी के साथ हमेशा से इस्लाम को जोड़ा जाता है। वक्त आ गया कि इस इस्लामोफोबिया के खिलाफ भी खुलकर बात हो। जो इन दाएं बाजू की जो मगरबी, उनका मैं तारुफ करा दूं। साबिर शाकिर साहब सीनियर जर्नलिस्ट है, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मियाँ जावेद लतीफ साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून के लाहौर से हमें लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। मियाँ साहब आपके बहुत शुक्रिया। अली अहमद कुर साहब माहिर कानून है, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और सदाकत अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, मेंबर कौमी असम्बली, वो भी मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है। मैं डिबेट का आगाज मियाँ जावेद लतीफ साहब आपसे सर करना चाहता हूँ। ये मेरा ख्याल है सबसे पहले जो खान साहब ने आज तकरीर की, वेरी रिसेंट, खान साहब ये कह रहे हैं कि एनआरओ नहीं मिलेगा और उन्होंने आपको कंपेयर किया वैसे आज मोदी के साथ। उन्होंने कहा मैं मोदी के साथ बात करने को तैयार हूं, ऑपोजिशन के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं रहमान अगर इजाज़त दें तो एक लम्हे के लिए जो आपने पहला वाक़या न्यूजीलैंड के हवाले से कहा, बड़ी बदकिस्मती ये है कि आप देख लें कि पूरी दुनिया से जिस तरह आपने ख़ुद कोट किया कि उस वाक़े की मज़म्मत नहीं हुई। अगर खुदा न खास्ता कोई ईसाई या यहूदी इस वाक़े में मर जाता तो पूरी दुनिया से जिस तरह वावेला उठता उसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। मगर मैं ये कहूँगा कि कश्मीर से लेकर फ़लस्तीन तक हमारी बतौर एक मजहबी ज़िम्मेदारी है कि अगर कहीं कलमा गो जो है उससे नाइंसाफ़ी हो, जुल्म हो, तो हम आवाज़ बुलंद करते हैं। मगर इस वाक़े के हवाले से भी हमें पूरी सफारती सतह पे आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ये मुसलमानों का खून जो है ये इस तरह नहीं होना चाहिए कि ये जानवर का कोई खून है या जानवर की कोई कुर्बानी हो गई है। तो इससे हमें हाईलाइट करना चाहिए। दूसरा मैं ये अर्ज़ करूँगा, जो आप बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के हवाले से, एक वाक़या और आज हुआ है। आप देखें ब्रिगेडियर रिटायर असद कैसर साहब, गालबन उनका नाम है, असद मीर साहब, सॉरी असद मीर साहब, असद कैसर साहब असद मुनीर है, असद मुनीर साहब जिनकी डेथ हुई है। हाँ, मैं उनके हवाले से कहूँगा कि जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त लिखा, उसमें कहा कि मेरा 2008 का कोई प्लाट था और 2017 से मुझे नैब बुला रही है और जिस तरह मेरी तस्दीक कर रही है, जिस तरह मेरे पे दबाव डाला जा रहा है, मुझे इससे पहले कि वो गिरफ़्तार कर लें मैं ख़ुदकशी कर लूँगा और मेरी ख़ुदकशी के बाद इसको इंटेरोगेट ज़रूर किया जाए कि जिस तरह ये तस्दीक। अब आप देखें कि एक शख्स वो जो एक सर्व कर चुका है एक अदारे में, आला पोस्ट पर वो रहा, वो भी नैब की तजलील दबाव इस तरह बर्दाश्त न कर सका, उसके नर्व्स जवाब दे गए। मगर दूसरी तरफ आप देखें, मियां साहब
मियां साहब ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है। मैं इस वाकये पे बात करना चाहता हूं। हम जरा अगले सेगमेंट में नैब के हवाले से बात करेंगे। मेरा आगे इस हवाले से बात करने का जो है वो पूरा इरादा है, क्योंकि नैब के हवाले से कुछ सियासी जमातों की भी शिकायत है। अभी ये जरा खान साहब वाली तकरीर पे जरा पहले बात कर लें, फिर उसके बाद हम नैब पे चले जाएंगे कि क्या नैब जो है वो सियासतदानों ब्यूरोक्रेट्स को हरासा कर रहा है या नहीं कर रहा। अब आ जाए जो बात इमरान खान साहब कर रहे हैं, मुझे बड़ा ही अफसोस है रहमान अजहर साहब, ये वक्त देखें। अगर हम कोई बात करते हैं कि जनाब आप पेट्रोल बम फेंक रहे हैं पाकिस्तानी कौम पर, तो कहते हैं कि ये वक्त नहीं है इस तरह की बातें करने का। तो खान साहब खुद किस वक्त का इंतखाब कर रहे हैं जब यकजहती की ज़रूरत है। और शेख रशीद कह रहा है बिलावल को कि जनाब ये देखें ये इंडियन ज़बान बोल रहा है, और इमरान कह रहा है कि हम मोदी से बात कर सकते हैं, इनसे बात नहीं कर सकते। मैं ये कहूँगा कि हमें भी बात करने की कोई तमन्ना नहीं है इमरान खान से। हमने जो यकजहती का मुजाहरा किया था या कर रहे हैं या करेंगे, वो सिर्फ रियासत पाकिस्तान के दिफा के लिए हवाले से है, हमें हुकूमत से कोई सरोकार नहीं है। मगर ये ज़रूर कह दूँ कि आज आप देख लें कि नैब हो या अदालतें हों जिनसे हमें शिकायत थी माजी में है, या एतराज़ात उठेंगे फैसले के हवाले से, जब भी कोई फैसला आएगा वो हक होता है हर एक का उस पर बात करना। तो मुझे ये बताएं कि आज शहबाज शरीफ के हवाले से अदालतें क्या कह रही हैं, नवाज शरीफ के हवाले से क्या कुछ आ रहा है। ठीक है, इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि मोदी से आप उस वक्त बात गेट योर पॉइंट। मगर मैं साबिर शाकिर साहब, मियां साहब राइट, मैं साबिर शाकिर साहब, खान साहब ये कहते हैं किसी से बातचीत कर सकते हैं, इनसे नहीं। क्या कोई खान साहब से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है? ये हुकूमत और अपोजिशन का यही है कि स्कोर बराबर करते हैं जब भी मौका मिलता है। अपोजिशन इस वक्त उनको सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहती है, तो जब आप किसी को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहें और उसको तस्लीम ही ना करें तो फिर उसने भी जवाब में यही बात कहनी है और क्या कहना है। नहीं, मगर आज जिस तरह कैटेगोरिकली खान साहब ने कहा, उससे तो शायद ये इंप्रेशन जा रहा है कि उनको कोई अप्रोच कर रहा है, कोई उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाई मैं मोदी के साथ बातचीत कर सकता हूं, किसी और के साथ कर सकता हूं, इनसे इस इशू पे मैंने बात नहीं करनी। ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज की जो लीडरशिप है वो भी, और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, अच्छा, ये इस कोशिश में है कि इनको कोई बेल आउट पैकेज दिया जाए, किसके साथ कोई मामला तय किया जाए। शाकिर साहब किससे? ये आपको भी पता, आपको तो नहीं ना उन्होंने शेयर करना मियां साहब। नहीं, आपसे शेयर हुआ है तो आप बता दें यार। हाँ मुझे तो पता है, बता दें, बता दें ना। तो ये आप अपने लीडरशिप से पूछे ना यार, आप बता दें, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप बता दें। मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं रहमान साहब को बता रहा हूँ, अपने प्रोग्राम में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। चलें, आप उसकी तरदीद कर दें। ठीक, आप रहे तो तरदीद कर सकते हैं, कोई शुबा नहीं। सदाकत अब्बासी साहब, सर ये मिस्ट्री जो है ये खान साहब सॉल्व क्यों नहीं कर देते कि कौन है जो है ना उनसे मांग रहा है, जिसका वो बार बार जिक्र करते हैं, बड़े शद्दोमत के साथ जिक्र करते हैं। मैं थोड़ी सी चले कर ले। ये मियां साहब को मैं चैलेंज करता हूँ, जावेद लतीफ साहब को, ये अपनी लीडरशिप से बात कर लें। अच्छा, ये दोनों तरफ से एनआरओ मांग रहे हैं। दोनों तरफ से मतलब? दोनों तरफ से, मिलिट्री साइड की भी मिन्नतें कर रहे हैं, अच्छा, रावलपिंडी की भी मिन्नतें कर रहे हैं, और दरमियान में लोगों को डाला जा रहा है, मोतबर लोगों को, और कहा जा रहा है कि जनाब हुक्म करें हमारे लिए। क्या हुक्म है रहमान? जवाब ये मिलता है, एक मिनट मियां साहब जरा गल सुन लो। सर मियां साहब गल सुन लो, कोई मसला नहीं। जवाब ये मिलता है कि मामलात अदालतों में है, अदालतें फैसला करेंगी। अच्छा, रूल ऑफ लॉ है, ठीक, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं। अच्छा जी, ये किस लेवल पर मांगा जा रहा है? तो ये तो हाईएस्ट लेवल दोनों तरफ की हाईएस्ट लेवल। मैं इसका मैंने नहीं रहमान। अच्छा एक मिनट, मैं जरा सदाकत अब्बासी साहब के सामने जो मैंने सवाल रखा था, मियां साहब वो कुछ साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं सर, इसका जवाब ले लें। बात करनी है, बड़े नहीं रहमान, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। मेरी बात सुने मेरी। अच्छा, मैं ये चले आप फिर बात कर लें। शाकिर साहब, मैं इल्जाम नहीं इत्तला करता हूं कि जो लोग बाहर से जेल काटने के लिए आते हैं
वो NRO के लिए नहीं आते, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा है कि वो कहते हैं कि जनाब अदालतों में केस चल रहे हैं, तो क्या जब साबका NRO होते रहे हैं, क्या आइन कानून के मुताबिक NRO होते रहे हैं जो आज ये उजर पेश कर रहे हैं? गलत बात इसी से साबित होती है कि ना हम उधर को मांग रहे हैं ना उधर को मांग रहे हैं, ना मांगेंगे। उस वक्त एक डिक्टेटर की हुकूमत थी सऊदी अरब, और एक डिक्टेटर ने फैसला किया। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट दरमियान में खड़ी है, आला अदालतें खड़ी हैं, उस वक्त भी सजा हो चुकी थी, चल रहे हैं। उस वक्त भी सजा हो चुकी थी, 25 साल त्यारा हाईजैकिंग केस में सजा हो चुकी थी। उस वक्त NRO लिया गया। मैं ये कहता हूं कि उस वक्त 25 साल सजा थी, क्या जेल तोड़ के गए थे वो? बाइख्तियार लोगों ने खुद छोड़ा ना, गए थे बाइख्तियार लोगों ने जहाज लेके गए, दरवाजा खोल के निकाला या दीवार तोड़ के निकले थे? यही एग्रीमेंट किस चीज का था? और मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि क्या ताकतवर लोग जो थे उन्होंने दरवाजा खोल के निकाला था या दीवार तोड़ के वो निकले थे? पहले क्यों दिया था? माफीनामे पे दस्तखत हुए थे, पहले माफीनामे पे दस्तखत हुए थे साहब। मैं आपसे एक अच्छा मैं नहीं अच्छा समझता कि इससे पे बहस की जाए, आप सब जानते हैं हर चीज को। चले आप अपनी जगह का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया ना। एक मिनट मियां साहब, मेरा भी आपसे बहुत अच्छा ताल्लुक है, लेकिन जो बात रिकॉर्ड पर है वो आप भी ले आए, मैं भी ले आऊंगा, इसमें कोई लड़ाई नहीं है, कोई जाती फसाद नहीं है। कुछ साहब, अगर मैं तो थोड़ी मिस्ट्री सॉल्व करने की कुछ साहब कोशिश कर रहा हूं कि NRO अगर वजीर आजम ने देना है तो सर हमारे फिर बाकी इदारे किधर है सर? वो क्या कर रहे हैं? अजहर साहब, जैसे आपने कहा और मैं जब सुन रहा हूँ, ये बहुत ही मोहतरम गेस्ट बैठे हुए हैं। देखें, हम सबको बैसियत से हम इस मुल्क के शहरी हैं और हम इस मुल्क के किसी न किसी लिहाज से कोई ज़्यादा एक्टिव पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है या कोई कम है, मगर जर्नलिस्ट और वकील और हम सियासी वर्कर जितने भी हैं, हमने इस मुल्क में हर लिहाज से डिक्टेटरशिप को चैलेंज किया है और कुर्बानियाँ दी हैं। आज जो भी लंगड़ी लूड़ी जो भी जमहूरियत इस मुल्क में है, किसी भी सूरत में ये आसमान से नहीं टपकी, इसके लिए लोगों ने कुर्बानियाँ दी। 70 साल से लोगों ने कुर्बानियाँ दी। बदतरीन मार्शलाओं के दौरान में लोगों ने शाही किला जो आज जो तफरीगाह बनी हुई है, इसमें लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। पाकिस्तान का कोई पुलिस स्टेशन ऐसा नहीं है, कोई जेल ऐसा नहीं है जिसमें पॉलिटिकल वर्कर्स ने अपनी जिंदगी के कीमती साल नहीं गुजारे। मगर ये है, मैं कहता हूँ ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अगर इल्जाम तराशी, देखिए इल्जाम तराशी किसी हद तक किसी, वो भी बहुत मौजब अंदाज के अंदाज, उसमें सिर्फ इलेक्शन के दिनों में ये एक नारे के तौर पे तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इलेक्शन हो गए, हुकूमतें बन गई, अपोजिशन अपनी जगह पे, अब जो हस्ब इख्तियार अपनी जगह पे, अब तो लोगों को रिलीफ देना चाहिए। अब लोगों के पास कोई रिलीफ नहीं है। इतनी बड़ी हुकूमत आई और बड़ी तब्दीली। मुझे एक बात बताइए सर, मैं एक चीज मुझे बताइए, अगर वजीर आजम ये बात करते हैं NRO की, तो क्या वो अपने इदारों को अंडरमाइन नहीं कर रहे? कि मतलब पहले जो है वो दिया जाता रहा, पर ये तो साबिर शाकिर साहब तो कह रहे हैं पहले डिक्टेटरशिप थी। मैं उसकी एक मिनट लूंगा सिर्फ। मुजीबुर रहमान शामी साहब ने कॉलम लिखा, उन्होंने लिखा कि वजीर आजम को आर्टिकल 45 का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, जो वजीर आजम इमरान खान की बात हो रही है कि NRO नहीं देंगे। अच्छा, शामी साहब ने लिखा कि आर्टिकल 45 का इस्तेमाल करें वजीर आजम, और एक समरी मूव करें सदर ममलिकत को। वजीर आजम के पास इख्तियार है, वही वाला परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में जो हुआ था कि उसमें ये सज़ा मुअत्तल भी कर सकते हैं, ये सज़ा ख़त्म भी कर सकते हैं, ये सज़ा कम भी कर सकते हैं, और ये पैरोल पे रिहा भी कर सकते हैं। ये शामी साहब ने एक कॉलम लिखा। इदारे कितने गए? वही इदारे कितने गए? यही तो मजाक है। आप अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं सदाकत बादशाह के पास। नहीं, शामी साहब ने किस पैराए में बात की? उनकी आर्टिकल 45 कोई दिया उन्होंने? मैं बता मियां साहब, आर्टिकल 45 वही वाला आर्टिकल 45 जो 2000 में इस्तेमाल हुआ था। यार उस वक्त सदर रफीक तारड़ साहब थे। यार शाकिर साहब जरा हौसले से ये बात सुन लें कि उस वक्त क्या नवाज शरीफ त्यारा हाईजैकर था, उसको सजा 25 साल हो गई। आज क्या नवाज शरीफ का जिस तरह ट्रायल हुआ है, दुनिया में मुझे ये बता दें कि कोई लॉ ऐसा है। मेरे भाई बड़े अली अहमद कुर साहब बैठे हुए हैं, इनसे पूछें कि 70 सालों में इस तरह किसी का ट्रायल हुआ है जिस तरह नवाज शरीफ का ट्रायल हुआ है?
जिस तरह उसको फंसाया गया, जिस तरह क्या हर हाल में उसको सजा देनी थी, ये सबके सामने नहीं है ये बात। फौजी अदालतों से सजा हुई है। और यार मुझे ये बताएं, कुर्सा बात पूरी कर लें सर, फिर मैं जरा सदाकत अब्बासी साहब बड़ी देर से सबर किए बैठे हैं जी। कुर्सा साहब, सर को आर्टिकल क्या देखिए दे सकता है? नहीं, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर इस मुल्क में सिर्फ वजीर आजम ही सब कुछ है तो पार्लियामान की कोई जरूरत नहीं है, फिर एग्जीक्यूटिव की कोई जरूरत नहीं है, फिर कैबिनेट की कोई जरूरत नहीं है, फिर ये अदलिया और दूसरे इनकी कोई जरूरत नहीं। इसमें हम में एक बुराई है, हम सब में। हमें से जो भी शख्स किसी स्टेज पे किसी जगह पे पहुंच समझता है तो वो समझता है कि वो ही इस मुल्क में सबसे अहम तरीन आदमी है और शख्सियत है, और उसी के सोच के मुताबिक ये मुल्क को चलना चाहिए। अगर मुल्क नहीं चल रहा है तो मुल्क नुकसान में जा रहा है। ये देखिए, हम इस वक्त पार्लियामान है जो मार्शलों की वजह से बड़ा कमजोर हुआ है। हमको चाहिए कि हम पार्लियामान को ताकत दें। हम देखें, अदालतों को हमने इख्तियार दिया, गलत किया। अगर इसको डिक्टेटर्स ने इसको इस्तेमाल किया, इसको अक्सरी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने इस्तेमाल। आज साकिब निसार साहब आज कहाँ है? कोई नाम नहीं लेता उसका, मगर यही तो मेरा पॉइंट है। राइट, ठीक है, ठीक है। सदाकत अब्बासी साहब, 2 साल तक मियां साकिब निसार साहब ने इस मुल्क की सियासत को, इस मुल्क के एग्जीक्यूटिव के, इस मुल्क की एक एक चीज को, जिस तरह मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, सत्यानाश किया, उससे किसी ने नहीं पूछा। आप नहीं करें। इस मुल्क में हर इदारा डोमेन में रहता है। आप इस मुल्क में आपस में लगे हैं। पहले तो मैं देख रहा हूं कि मियां जावेद लतीफ साहब बहुत गुस्सा खा रहे हैं इस एनआरओ वाली बात पे, जैसे कोई ऐसी ये खुदा ना खासा चीज है और मियां साहब इतना मुतबर्रिक है, इस तरह की चीज के बारे में वो सोच भी नहीं सकते। अच्छा, आपको पता है कि वो एनआरओ करके बड़ा ओपन डिक्टेटर से गए और उसके बाद जब वो वापस आए तो पीपल्स पार्टी ने 5 साल उनको एक दूसरी किस्म का एनआरओ दे के रखा। वो एनआरओ क्या था कि इनके सारे केसेस पे कमजोर किस्म की प्रोसिक्यूशन। आखिर में आपको मिसाल याद है कि जब असगर खान केस में इन पे आ गई सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो जरदारी साहब ने कहा कि मैं नवाज शरीफ साहब की दाढ़ी एफआईए के हाथ में देना नहीं चाहता। तो ये इसी तरह 5 साल पिछले इन्होंने जरदारी साहब को एनआरओ दे के रखा। तो ऐसी कोई बात नहीं है जो बिलावल साहब इस वक्त चीख चला रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो देखें, अब वो देखें परवेज मुशर्रफ के टाइम पे और हालात है जब एक एग्जीक्यूटिव लीडर के पास अथॉरिटी होती है। साबिर साहब मुझे दिखा रहे हैं आर्टिकल 45 प्रेसिडेंट के पास जो है वो अख्तियार है। प्राइम मिनिस्टर सब रिमूव करता है, प्राइम मिनिस्टर सब रिमूव करता है, और प्राइम मिनिस्टर जो सब रिमूव करे प्रेसिडेंट उसको डिक्लाइन नहीं कर सकता। ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है आर्टिकल 45 का, जो 2000 में सजाओं के बाद एनआरओ हुआ था, वो आर्टिकल 45 इस्तेमाल हुआ था। अब ये तो उन्होंने कानूनी बात बता दी कि सदर के पास माफी का इख्तियार है। अभी भी है, जरा चलो सियासी बात कर लेते हैं। आप भी देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त की जो सियासत है वो सिवाय आपकी खिदमत सर जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है उस प्रोसेस को वो खराब करने की बजाय वो कानून जिसमें इन्होंने हुकूमतें की, वो नैब जिसका चेयरमैन लगा के भेजा, वो केसेस जो उन्होंने खुद बनाए, आज जो इतना ये बतंगड़ बना रहे हैं, इनको पूरा मुल्क जो है वो अंधेरा नजर आ रहा है, इनको वजीर आजम का वोट भी गलत नजर आ रहा है, वो भी सिलेक्ट नजर आ रहा है। इसके पीछे सिर्फ एक ही बात है कि खुदारा हमें माफ कर दे, हमें इस मुल्क से निकाल दें। आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपको ऐसे इशारे, इन्होंने तो साबिर साहब ने तो बड़ी इत्तला दे दी ना इन्होंने। साबिर साहब तो इनका तो फील्ड यही है। मैं तो ये समझता हूं अगर वजीर आजम इतना वसूख से बार बार कह रहे हैं कि आपको नहीं मिलेगा, वजीर आजम के ऊपर तो कोई अथॉरिटी नहीं है ना। वजीर आजम है तो दूसरी बात है, लोग कौन है जो सारी जिंदगी इस तरह की सौदेबाजियां करते रहे? कौन से कोई नया लीडर आ गया कि उसके बारे में ऐसी बात करना गुनाह है? ये आर्टिकल 45 वाली बात ब्रेक के बाद कर ले, जरा ब्रेक के बाद कर ले आर्टिकल 45 वाली बात, क्योंकि आप सिर्फ वकील है हमारे दरमियान, वो बैठे हो, उनका जरा मशवरा बड़ा कीमती होगा। मियां जावेद लतीफ साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक ब्रेक ले रहे, वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। पहले अली अहमद कुर्द साहब के पास मैं जाऊंगा, फिर मियां जावेद लतीफ साहब के पास। अली अहमद कुर्द साहब, ये आर्टिकल 45 वाला, ये जो ब्रेक पर जाने से पहले साबिर साहब ने भी दिखाया, ये कानूनी रास्ता कोई है इस वक्त इमरान खान के पास या मियां साहब के पास अवेल करने के लिए कि ये रास्ता जो है वो इख्तियार किया जा सकता है? सर लॉ क्या कहता है इस पे?
देखें, आइन में जो ये आर्टिकल 45 जो है ये प्रेसिडेंट का एक्सक्लूसिव एक इख्तियार है, जिसमें लफ्ज इस्तेमाल हुआ है शल। शल के जब भी कानून में और आइन में जब शल इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब वो एक स्ट्रेंथ के साथ होता है। तो ये जितने भी आपने देखा है 23 मार्च, 14 अगस्त और इन दिनों में जो सदर पाकिस्तान जितने भी जेल में कैदियों को जो माफियाँ देती हैं, ये वही इख्तियार है। इसमें ये किसी भी सजा, किसी भी कोर्ट और ट्रिब्यूनल से किसी भी शख्स को अगर कोई सजा मिली है तो सदर का ये इख्तियार है, शल के साथ इख्तियार है कि वो उसको रिमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। मगर इसके साथ साथ आर्टिकल 48 है, 48 है कि उसमें यह है कि जो भी सदर अपने फराइज मनसबी के जो भी इख्तियारात में वजीर आजम और कैबिनेट जो भी उसको एडवाइस करेगा उसके ऊपर अमल करेगा। तो छोटे छोटे इख्तियारात में तो सदर साहब ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर अगर जैसे आप NRO कहते हैं या दूसरे बड़े मामलात में, उसमें साफ ज़ाहिर है वजीर आजम और कैबिनेट की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। और आपने देखा है कि हमारे जितने भी सदर साहबान हैं उनके पास इतना कुली तौर पे इतने इख्तियार नहीं है कि वो आजादाना तौर को उसको इस्तेमाल कर सके। ठीक ठीक ठीक, ये तो फिर वही बात है कि मियां जावेद लतीफ साहब, सर रास्ता तो है सर। यार रहमान साहब, हमसे पूछ भी तो लें कि क्या हम ये चाहते हैं। दूसरा बहस आप आर्टिकल 45 पे करवाए जा रहे हैं और हमसे सवाल भी नहीं करते कि आप चाहते हैं। अच्छा, दूसरा ये है, आपका ये था ना कि देखिए मेरी बात सुने मियां साहब, आपकी कंटेंशन ये थी कि इमरान खान कैसे कह सकते हैं कि मुझसे NRO मांगा जा रहा है। अभी यही कहता हूं, उस चीज के रिस्पांस में, रद्द-ए-अमल में ये बहस हो रही थी। अच्छा, कि क्या कोई रास्ता है या नहीं है। रहमान मेरे भाई बात सुन लें, ये मैंने इसलिए बात की थी कि इमरान खान समेत शेख रशीद या इनकी कैबिनेट के दीगर लोग जो थे वो चीखो पुकार कर रहे थे कि NRO होने जा रहा है, हम किसी तौर होने नहीं देंगे। इसका मतलब ये है कि इनसे बाला कोई चीज थी जिनसे NRO की बात हो रही थी। अगर इनके इख्तियार में होता तो फिर इनको रोना धोने की जरूरत क्या थी, नंबर एक। नंबर दो ये है कि नंबर दूसरा ये है कि आप ये बताएं कि जिंदगी और मौत की दरमियान हम खड़े हैं। नवाज शरीफ की हेल्थ के हवाले से ये मैं कह दूं कि जिंदगी और मौत के वो शख्स दरमियान में खड़ा है। अच्छा। मगर खुदा के फजलो करम से उसके महबूब के सदके किसी तौर पर भी इनसे जिंदगी की भी भीख नहीं मांगेंगे। NRO करना तो दूर की बात है। तीसरा मैं एक और बात करता हूं कि ये जो बातें रहमान साहब करते हैं ना कि डाकुओं को नहीं छोड़ेंगे, डाकुओं को नहीं छोड़ेंगे। रहमान साहब, डाकुओं का माल खाने वाला फरिश्ता भी जो होता है वो भी डाकू कहलाता है। और पंजाबी में उसते हैं थामू थामू, या उसको कहते हैं रस्सागीर। अच्छा। ये होते हैं। और इमरान खान क्या डाकुओं का माल नहीं खा रहा? और ये तरीका वारदात है उसका कि वो और तरीके से खा रहा है, दूसरों पे इल्जाम किसी और तरीके से वो लगा रहा है। एक मैं बात और अर्ज करना चाहता हूं रहमान, देखें एक चीज है, सदाकत अब्बासी साहब जरा रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं क्योंकि आपने बात ऐसी की है। जी देखिए मियां साहब, बड़ी ज्यादती वाली बात है कि आप मुल्क के वजीर आजम के बारे में ऐसी बातें करते हैं। उधर आप एकदम से अगर आपको कहा जाए कि एक बंदे को अदालत ने कहा है कि मियां नवाज इज फाउंड करप्ट, फाउंड गिल्टी ऑफ करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस, उधर तो आप अदालतों को मानते हैं। और एक बंदा जिसको पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया ने ईमानदार और नेक शख्स डिक्लेयर किया, उसके बारे में आप किस मुंह से ये बात कर सकते हैं? क्या आपके पास अथॉरिटी है? अच्छा, ये तो ज्यादती वाली बात है कि आप इस तरह की बात करें। सुने मेरी बात, सुन लें आप, जब आपको फैसले ठीक मिले उस वक्त सारा कुछ ठीक है। अभी तो नहीं सुनते भाई, इस तरह नहीं बात बिल्कुल आपकी बड़ी नागवार गुजरी है। आपको रस्सागीर और पता नहीं थामा, मेरी बात करें। मैंने ये बात, मैं अपनी बात पर कायम हूं। रहमान एक सेकंड, आप मुझे वक्त दें। नवाज को नहीं, रहमान एक सेकंड, रहमान एक सेकंड, कूल डाउन, मैंने एक सेकंड, छोटा भाई है थोड़ा, यार मेरी बात तो सुन लेना, बात कर ले रहमान एक सेकंड। यार ये कोई तरीका नहीं है, मेरी बात सुने। बात ये है कि सदाकत अब्बासी नए असेंबली में आए हैं, छोटे भाई हैं, ये गरज बरस लें, मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। मगर मैं ये अर्ज करूंगा
कि बात ये है, अगर आप दूसरों की शलवारें गीली करने की बात करते हैं, आप अदारों के बैठे लोगों की बात नाम लेकर क्या कुछ कहते रहे, आप नवाज शरीफ के हवाले से क्या कुछ कहते हैं। अब सुने ना यार, सुन लो, सुन के बात करना। आप लोगों को डाकू कहते हो, ये जो पवित्र आपने रखा हुआ है, ये फरिश्ता जो है, क्या इसको दुनिया की अदालतों ने क्या डिक्लेयर किया है? इसके बारे में दुनिया की अदालतें क्या कहती रही? आप कोई एक देखे ना, आप रस्सागीर कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि डाकुओं का माल खाने वाला कोई एक कौन है, मैं मानूंगा। और वो भी मैंने नहीं कहा पे बैठे और बात करने की कोई भाई मैंने नहीं कहा, बात तो सुनो, मैंने नहीं कहा। इमरान खान खुद डाकू कहता रहा जिनका माल खा रहा है, आज उनको खुद डाकू कहता रहा माल खाने का क्या खा रहा है। बड़ी माजरत के साथ सदाकत भाई साहब, आप भी जरा नो नेम कॉलिंग सर, नो नेम कॉलिंग। मैं सर साबिर शाकिर साहब, मेरा ख्याल है थोड़ा बहस को आगे चलाते हैं, नैब के हवाले से बात करते हैं। नैब पर जो इल्जाम है, जो तरीक़ेकार और बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब को भी अब बुला लिया गया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? क्योंकि यहां पर नैब के हवाले से शिकायतें दो तरह की हैं कि एक तो ये इनफरादी तौर पर भी जिस तरह से मियां साहब ने शुरू में जिक्र किया, और दूसरा ये सियासी पार्टियों की शिकायतें तो हैं कि नैब ये सब कुछ कर रहा है। एक तो वो थोड़ा सा मैं बता दूं, वो दरमियान में वो रह जाता है आर्टिकल 45। अच्छा, दो ही तरीके हैं शॉर्टकट जो है, एक है वाया जुडिशरी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उनको इनोसेंट करार दे, सजाएं ख़त्म कर दे, बेल आउट कर दे, या ECL से नाम निकालने का, एक वो तरीका है रिहा होने का। दूसरा है आर्टिकल 45, और मुजीबुर रहमान शामी साहब नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने गए थे जेल में, ठीक है। अच्छा। मुलाकात करने के बाद उन्होंने ये कॉलम लिखा था, और उसमें उन्होंने लिखा था कि ये आर्टिकल 45 प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को चाहिए कि वो इस्तेमाल करें, इसे इख्तियार करो, इस इख्तियार को इस्तेमाल करें। और मियां साहब को, शाकिर साहब, नवाज शरीफ के कहने पे लिखा है? मैंने कब कहा है कि उसके कहने पे लिखा है? नहीं, आप कोट कर रहे हैं ना कि उनके मुलाकात के बाद ये लिखा है। मैंने तो मेरे भाई, तो मुलाकात के बाद लिखा है, ये तो ये फैक्ट है। नहीं, ये तो फैक्ट है ना, मुलाकात के बाद लिखा, मुलाकात से पहले नहीं लिखा। मेरा शाकिर साहब ये सवाल नहीं, मेरा आपसे सवाल ये है कि मुलाकात के क्या बाद उन्होंने उनकी मर्जी से लिखा है? मुलाकात के बाद लिखा है, मैंने ये जुमला बोला है, आप जो मर्जी मतलब इसका निकाल लें। नहीं चले मुझे भी चले, मैं सर एक ब्रेक आपकी ले मर्जी है, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। चोर की दाढ़ी में ब्रेक के बाद जरा कर ले, नैब सर एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद वापस आ रहे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मैं अब चाहता हूं जरा नैब के हवाले से बात हो जाए। अली अहमद कुछ साहब, ये पीपल्स पार्टी का बड़ा गिला है नैब से, हरासा किया जा रहा है। जो रावलपिंडी केस मुंतकिल हुआ, उन्होंने कहा बैंक्स, ट्रांजैक्शंस, कंपनी सब कुछ जो है वो सिंध के अंदर है, मगर फिर भी केस जो है वो रावलपिंडी में है। क्या ये बहुत ही गैर मामूली है कानूनी तौर पर कि ये केस जो है वो सिंध से रावलपिंडी चला जाए, या इसकी तफ्तीश? देखिए जर साहब, मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तो हूँ, सारी जिंदगी मैंने पार्टियों में काम किया, मगर अभी बहुत लंबे अरसे से किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, ना पीपल्स पार्टी से, ना मियां साहब से, ना इमरान खान साहब से। मगर देखिए, बहैसियत इस मुल्क के एक शहरी के, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के, उससे 2 साल तो मियां साकिब साहब इस मुल्क में छाए रहे, जो चाहा जिस तरह चाहा उन्होंने किया। अब उनसे थोड़ी सी जान खलासी हुई है तो नैब आकर सर पे बैठ गया है। देखिए नैब जो कर रहा है, अगर इस नैब एक बहुत बड़ा इदारा है जिसको, अगर इसके लिए लोगों के दिलों में इज्जत और एहतराम नहीं है, तो इसका मतलब ये नैब जो भी कर रहा है उसका कोई फायदा नहीं। मियां साहब के खिलाफ जितने भी रेफरेंसेस हुए, हालांकि आइन ये कहता है, नैब का कानून ये कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ इख्तियार चेयरमैन नैब का है कि वो इंक्वायरी करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, उसके बाद अगर वो मुतमैन है तो फिर रेफरेंस जाएगा। मगर आपके सामने आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने GIT बनाई, एविडेंस कलेक्ट किया और बाकी रेफरेंस को नैब को कहा कि ये रेफरेंस पेश करो। ये कानून के खिलाफ था। मगर चेयरमैन नैब जो कि सुप्रीम कोर्ट का फॉर्म जज रहा है, उसको कहना चाहिए कि ये मेरा इख्तियार है, मगर उसने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार को माना। फिर नैब कोर्ट में केस चलता रहा, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जज मॉनिटर रहा। मैं कहने का मेरा मतलब ये है कि नैब के बारे में लोगों की अच्छी राय नहीं है। इंडिविजुअल के भी हवाले से, जो अभी थोड़ी देर पहले जब आपने असद अमीर साहब की बात की उसकी, अब अगर एक शहरी जिसने इस मुल्क में खिदमत की है, अगर वो चीखता है,
और डायरेक्ट इल्जाम लगाता है, डायरेक्ट अपनी वो बयान करता है कि मेरे साथ इतनी तजवीज़ हो रही है, तो इसका मतलब शहरी के साथ भी और सियासी जमातों के साथ भी जो ये नैब कर रही है, इसको लोग पसंद नहीं करते। देखिए, हुकूमतें अच्छी हो और बुरी हो, सियासी जमातें कमजोर रही हैं, वो अवाम सियासी जमात के साथ है, नैब के साथ कोई नहीं होता। सर, ये बिल्कुल सही है। असद मुनीर साहब बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, और ये जो लोग जानते हैं उन्हें, वो उनकी बड़ी तारीफ करते हैं, अच्छे आदमी थे, मगर इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मेरा ख्याल है लेट्स जस्ट स्टे, अभी हम कोई कंक्लूजन नहीं बना सकते कि वो क्या वाक़या किस तरह से है। मियां साहब, आप बात करना चाह रहे थे इस हवाले से, क्या वाकई जो है वो ये हरासगी है इस लेवल की, यार क्या इस मामले पर आगे क्या होना चाहिए? रहमान, पहली बात तो यार ये है कि जिस तरह अली अहमद कुर्द साहब ने कहा कि बतौर एक पाकिस्तानी के, मुझे भी ये ना कहा जाए कि ये क्योंकि मुस्लिम लीग नून से है इसलिए ये बात ये कर रहा है। आप ये देखें, पीटीआई के लोगों ने खुद इमरान खान ने नैब के हवाले से क्या कुछ बातें नहीं की। और मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो असद मुनीर साहब का जिक्र आज आ रहा है, मुझे बड़ी दुख से ये बात कहने पड़ रही है कि आप पहले तो सियासतदानों के मुतल्लिक़ तो ये कहा जाता था क्या लुट दे ने, जो मर्जी कर दे ने, उस तो बाद ये कहते हैं कि जनाब बड़ी ज़्यादती हो रही है। आप ये देखें कि नवाज शरीफ के साथ जिस तरह अली अहमद कुर्द साहब ने कोर्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने, और वो भी साबका जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने अपने इख्तियारात का या जिस तरह भी इस्तेमाल करके ज़्यादती हमारे साथ हो गई, मगर इसके बावजूद भी हम ये कहते हैं कि नवाज शरीफ फिर तगड़े तरीके से दिल बर्दाश्ता नहीं हुआ, मायूस नहीं हुआ, अपने बयानिए को भी लेकर आगे बढ़ रहा है। और ये नैब के केसेस जो हैं या नैब की ज्यादतियां जो हैं उनको भी फेस कर रहे हैं। इसी तरह जो बात आपने की बिलावल पीपल्स पार्टी की क़यादत के हवाले से, तो मैं ये अर्ज करूंगा कि आप इन्वेस्टिगेट करें। मुझे नहीं पता कि कानूनी तौर पर शिफ्ट हो सकता है कराची से केस पिंडी या नहीं, मगर मैं ये जरूर अर्ज करूंगा कि जिस तरह के मामलात हैं, क्या पिंडी में वो इंटेरोगेशन नहीं हो सकती थी? क्या वहां ट्रायल नहीं हो सकता था? जिस तरह के हालात हैं, ये आप देखें कि ये आवाजें उठती हैं यार, आवाजें उठती हैं, मगर आप वो काम क्यों करते हैं? मियां साहब, राइट, मैं साबिर शाकिर साहब, ये शिकायतें जो है वो नैब वाले अब कहते हैं कि हम कोई 3rd डिग्री तो इस्तेमाल करते नहीं, मगर ये हिस्ट्री है प्रोफेसर मुजाहिद कामरान वाली, वो सरगोदा यूनिवर्सिटी के जावेद साहब थे, उनके साथ जो मामला हुआ, ये वाकयात के वाकई जो है वो ये हरासगी, किसी पर केस तफ्तीश जो है वो करने का जो तरीकाकार है वो ठीक नहीं है। पहले असद मुनीर साहब वाली बात, इनको सिर्फ नैब ने 2016 में एक दफ़ा बुलाया था। अच्छा, 2016 के बाद किसी नैब ने ना कभी इनको समन किया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे, ना उनको बुलाया, ना उनको तलब किया। ये बात तो यहाँ तक ठीक है ना। और उनके लवाहिकीन ने पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया, और उनका जनाजा भी हो गया, दफना भी गया, लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। ये एक इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, अब अगली बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? वो एक कीमती जान थी, और उसका पता चलना चाहिए कि खुदकुशी के मुहर्रिकात क्या थे, खुदकुशी थी नहीं थी, क्या जो भी था, एक पुलिस का काम है ये। बाकी वाइट कॉलर क्राइम पे जो है ना, वो 3rd डिग्री इस्तेमाल नहीं होती। वाइट कॉलर क्राइम का ये होता है कि वो सफ़ेद पोश वो बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग होते हैं जो करप्शन करते हैं, जिनका आपने नाम लिया, मुजाहिद कामरान साहब हों या कोई और हों। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। टाइम कम है सदाकत बाइस साहब, मगर ये जो इसको काला कानून कहा जाता है, इसको कहा जाता है कि हरासगी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये जो शिकायत, क्या करें सर इनका? देखिए, ये इस तरह एक्ट कर रहे हैं जिस तरह कोई नया कानून आ गया और हम लेकर आ गए और ये इनको एकदम से आके गिर गया है। इन्होंने 10 साल हुकूमतें की, इनका ख्याल था कि ऐसे ही चलता रहेगा। जब इनकी मर्जी थी, इन्होंने अपने कवानीन बदले, इन्होंने अपने आप को बार बार वज़ीर आज़म रखने के कवानीन लेके आए। जब ये नाअहल हो गए तो इन्होंने कानून बदला कि जी नाअहल बंदा भी पार्टी की सदारत कर सकता है। अगर ये कानून ऐसे ही काला कानून था तो आप क्या दुनिया पी के सो रहे थे? मतलब ये आज सिंपल बात है। आज आपका कहना है कि इनके शिकायत करना बनता नहीं है? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं बनता। वाज़ेह बात है, पीपल्स पार्टी और नून लीग के बंदे अंदर जा रहे हैं, कहीं पहुंच गए, कहीं ने जाना है, इसलिए ये वावेला है। एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसे पाकिस्तान में खुदा न खास्ता कोई अदालतें नहीं है, कोई कानून नहीं है। कोर्ट साहब, व्हाइट कॉलर क्राइम तफ्तीश
क्या हो सकता है सर, इसको किस तरह से इस मामले को ठीक करें? नहीं देखें सर, क्राइम जो भी हो, व्हाइट कॉलर हो या बिल्कुल दूसरा हो, उसके लिए कवानीन है। मगर हम देखें कि 21वीं सदी में, और हमारा ये हक बनता है कि हम भी एक सिविलाइज्ड माशरा कहलाएं, हम भी उन लोगों की तरह मौजिब लोग कहलाएं। मगर इसके लिए अपनी कवानीन पे जितनी हम शाइस्तगी से अमल करेंगे, जितना उसमें मौजबाना अंदाज हम उसको इख्तियार करेंगे, वो हमको एक मौजब है। अब अगर नैब का कानून कहते हैं ना, ये हरासमेंट नहीं है, ये 90 दिन के लिए आप किसी भी शख्स को बंद कर दें, इससे ज्यादा हरासमेंट क्या होता है? क्यों आप लोगों ने ये नैब जिससे भी दिया है, जमहूरी लोग वकीलों ने हमेशा। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।